अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, डिस्कस टू डायमेंशनल इलास्टिक कुलेयन और द ऑब्लिक कुलेयन। जहाँ पे भी आपको वर्ड नज़र आए कि जी ये ऑब्लिक कुलेयन है, दिस मीन्स दैट इट इज़ अ टू डायमेंशनल कुलेयन। ऑब्लिक कुलेयन का मतलब होता है कि बिफोर आफ्टर द कुलेयन आपके पास कुछ एंगल बन रहा है बिटवीन द प्रोजेक्टाइल बॉडी एंड द टारगेट बॉडी। दोनों में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, या आफ्टर कुलेयन वो कुछ एंगल रेफरेंस लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बनाकर जा रही हैं। जैसे कि सपोज इन दिस केस दिस इज़ अ ग्लांसिंग कोलेजन। ग्लांसिंग कोलेजन में ये होता है कि आपके पास दिस इज़ द टारगेट बॉडी M2, इसके साथ हमें रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस जो है ये हमने प्लॉट कर दी है। द प्रोजेक्टाइल बॉडी दैट इज़ नॉट ऑन दिस रेफरेंस एक्सिस, ये इसका जो रेफरेंस एक्सिस है और जो टारगेटिंग बॉडी का है, दे आर हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ नोन एज द B एंड दिस B इज़ नोन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर। और यहाँ पर देखें कि हर वो कोलिजन जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर ज़ीरो होता है, दिस इम्पैक्ट पैरामीटर ज़ीरो होने का मतलब ये है दैट देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल बॉडी एंड द टारगेट बॉडी। अगर दोनों में बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है तो इस तरह का जो कोलिजन होता है दैट इज़ एन हेड ऑन कोलिजन। लेकिन अगर कुछ ना कुछ पैरामीटर है, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो फिर इम्पैक्ट पैरामीटर है B इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन इन दिस केस दैट टाइप ऑफ द कोलिजन इज़ अ ग्लांसिंग कोलिजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक टू डायमेंशनल कोलिजन है। टू डायमेंशनल कोलिजन बेशक दोनों जो है इनिशियली जो है वो वन डायमेंशनली मूव कर रहे, बॉडी वन डायमेंशनली मूव कर रही है एंड द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, बट आफ्टर द कोलिजन बोथ बॉडीज आर मूविंग सच दैट दे आर मेकिंग एंगल्स विद द रेफरेंस एक्सिस। यहाँ पर जो है M1 बॉडी दैट इज मेकिंग एन एंगल θ1 एंड M2 बॉडी इज मेकिंग एन एंगल θ2, और वेलोसिटी जो है V2F और V1 जो है वो सिंपली आपको नज़र आ सकती हैं। अब इस केस में जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हमें डिस्कस करना है। दिस मीन्स दैट कि यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई करोगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हम अप्लाई करेंगे। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं दैट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन दैट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, और काइनेटिक एनर्जी में भी सेम क्राइटेरिया दैट काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन दैट मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करेंगे। ये आपके पास V2 का दिस कंपोनेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस विल बी नोन एज V2F cos theta 2, and this vertical component that will be known as V2F sin theta 2. We can also resolve this component like this. ये कुछ इस तरह का पार्ट जो है ये आपके पास बनेगा, एक कंपोनेंट आपके पास ये बनेगा। अगेन दिस कंपोनेंट विल बी टेकन एज V1F cos theta 1, while this component that will be known as the V1F sin theta 1. अब यहाँ पे जो है वो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और हम ये कैसे करते हैं, नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये तो हमने अप्लाई करना ही है। बट नाउ हियर इन दिस केस मोमेंटम इज़ हैविंग टू कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट्स भी हैं और वाई कंपोनेंट्स भी हैं। इनिशियली आप देखें कि बॉडी का जो है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, मतलब कि बॉडी जो है वो सिंपली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ जो वैल्यू है दैट विल बी टेकन फॉर द एक्स कंपोनेंट, और इसके कोई भी वाई कंपोनेंट जो है वो इनिशियल मोमेंटम का नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं फॉर द एक्स एक्सिस, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी मोमेंटम फॉर कोलिजन M1 V1I, बिकॉज फॉर द M2 द कोलिजन वैल्यू इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो M2 है दैट इज़ अ टारगेटिंग बॉडी एंड दैट इज़ एट रेस्ट, तो उसके लिए मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। सिर्फ इनिशियल प्रोजेक्टाइल बॉडी का ही मोमेंटम आपके पास आएगा, और आफ्टर कोलिजन में इन दोनों के एक्स कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी अरेंजमेंट की गई है, M1 वाली साइड पार्ट्स उधर ले गए हैं और आपके पास इस साइड पे सिर्फ M2 का जो टर्म है वो रह जाती है। नाउ दिस वाज द मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हम सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप आ जाए दूसरी तरफ, हम मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड आउट करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। तो बिफोर कोलिजन कोई भी बॉडी वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर रही, सो दैट्स द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन फॉर द अलोंग द वाई एक्सिस दैट इज टेकन टू बी ज़ीरो। फर्स्ट बॉडी के लिए भी और सेकंड बॉडी के लिए भी, प्रोजेक्टाइल और टारगेट बॉडी दोनों के लिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर द वाई एक्सिस दैट विल बी टेकन एज ज़ीरो। जबकि आफ्टर कोलिजन में इनके जो हैं वो साइन थीटा वाली टर्म्स आ जाएंगी और ये माइनस साइन भी, बिकॉज नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि
m2 के लिए आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और m1 के लिए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे माइनस साइन जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं, शोइंग दैट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन हम वही काम करेंगे, m1 वाली टर्म्स एक साइड पे और m2 वाली टर्म्स हम यहाँ पे एक साइड पे कर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्क्वायर एंड ऐड, दोनों का स्क्वायर ले और ऐड कर लें तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इन द एंड वी विल बी हैविंग m2 v2f होल स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वेशन आ रही है काइनेटिक एनर्जी के लिए, सॉरी इनकी इक्वेशन आ रही है आपके पास मोमेंटम के लिए। अब आ जाए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन में भी आपके पास जो टारगेटिंग बॉडी है दैट इज एट रेस्ट, दिस मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी फॉर द टारगेटिंग बॉडी दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, देयर इज नो मोशन, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज द 0 फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टारगेट बॉडी बिफोर द collision, and this is the kinetic energy of the projectile body before collision, and ये इनकी फाइनल टर्म्स जो हैं ये आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें दैट दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 4 दीज आर द फाइनल इक्वेशंस। लेकिन इन फाइनल इक्वेशंस में जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं लाइक v1f v2f θ1 θ2, दीज 4 पैरामीटर्स आर अननोन, तो ये बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास नॉन पैरामीटर्स कम हैं, अननोन पैरामीटर्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम कोई सिंगल सोल्यूशन चाहते हैं तो फिर हमें इनमें से कुछ वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए, लाइक v1f पता होनी चाहिए या v2f पता होना चाहिए, कुछ और भी एडिशनल कंस्ट्रेंट हमें पता होने चाहिए, तो फिर हम कुछ सिंगल सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। अदरवाइज़ ये इन इक्वेशंस का कोई भी फिलहाल यूनिक सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स ज़्यादा हैं। अब अदरवाइज दिस 3 and 4 दीज इक्वेशंस आर द फाइनल इक्वेशंस फॉर द 2-dimensional elastic collision और द oblique collision। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज़ व्हाट इज़ एन इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे देखेंगे जब हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इनइलास्टिक कोलिजन तो किसी तरह का भी हो सकता है। आमतौर पे सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स जो होते हैं वो हम लेते हैं कि वो जनरली दे आर इनइलास्टिक, दिस मीन्स दैट इनइलास्टिक मीन्स दैट दे डू नॉट कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही होती। जब भी हम बात करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन की तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन लें, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है कि बिफोर कोलिजन बॉडीज सेपरेटली मूव करती हैं, बट आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज दे स्टिक टुगेदर टू मेक अ बिगर मैस, और वो मैस जो है वो फिर सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। in 2 dimension this means that the one body is moving along the x-axis while the other body is moving while making an angle theta with the x-axis, मतलब कि ये दोनों बॉडीज जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए इस पॉइंट पे आकर एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, एंड आफ्टर कोलिजन दे विल स्टिक टुगेदर टू मेक अ सिंगल बॉडी, एक दोनों की मैसेज सम होकर एक सिंगल बॉडी m बन जाएगी, एंड दैट विल मूव विद द फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस बॉडी एंड द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज नाउ एट सम एंगल फाई विद द रेफरेंस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखेंगे इनिशियली बिफोर कोलिजन पे भी एंगल थीटा बन रहा है और फाइनली भी जो फाइनल बॉडी है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बना रही है। तो यहाँ पे हमने इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करना है, दिस मीन्स दैट कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने ये भी देखा है दैट दीज आर दी 2 रिजिड बॉल्स, 2 rigid balls having masses m1 and m2 initially moving v1i and v2i velocities, m2 is making an angle theta, this means that कि m2 की velocity को सिर्फ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। m2 वाली बॉडी की जो वेलोसिटीज़ हैं इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इसका cos थीटा वाला पार्ट और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसका sin थीटा वाला कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि m1 जो है दैट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका कोई भी y कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए m1 का जो मोमेंटम है दैट इज m1 v1i, और m2 का जो मोमेंटम है दैट इज m2 v2i cos थीटा, और जो फाइनल के लिए है दैट इज अगेन हम इसको भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस कंपोनेंट इज इट्स एक्स कंपोनेंट एंड दैट कंपोनेंट इज इट्स वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एम वी एफ कॉस फाई आपके पास आ जाएगा। दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। अब हम आ जाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द वाई एक्सिस पे। इनके वाई कंपोनेंट ऐड करें, आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट बॉडी के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसका वाई कंपोनेंट का मोमेंटम पार्ट है ही नहीं, दैट इज बिकॉज दिस बॉडी इज मूविंग जस्ट ओनली अलोंग द
एक्स एक्सिस। अब हमने क्या करना है, नंबर 1 का भी स्केल लें, नंबर 2 का भी स्केल कर लें और इनको ऐड कर लें, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ से आप वी एफ की जो इक्वेशन है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिंगल बॉडी एंड दिस बॉडी इज़ मेड बाय स्टिकिंग टुगेदर ऑफ द m1 एंड m2। ये एक फाइनल बॉडी जो है वहाँ पर बन रही है और वी एफ जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी है। नाउ देयर इज अनदर अननोन टर्म। यहाँ पे ना सिर्फ वी एफ हमारा पता करने का हमारा टास्क था, बल्कि एक और टास्क भी है, दैट इज़ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन से आपका जो फाइनल सिंगल बॉडी है वो रेफरेंस के साथ किस डायरेक्शन पे जो है वो जा रही है। दिस मीन्स दैट कि हमने फाई एंगल जो है वो भी हमने पता करना है। अब फाई एंगल हम कैसे पता कर सकते हैं, आपको पता है द ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट द एंगल इज़ टू टेक द इज़ टू फाइंड आउट द टेन ऑफ दैट एंगल, और फिर आप उसकी इक्वेशन जो है वो आप जो है वो अप्लाई कर लें और फाई को यहाँ पे रखें और इन्वर्स टेन को वहाँ पे ले जाएं, जैसे कि हम फर्स्ट डे के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर के चैप्टर में भी हम करते रहे हैं, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये भी यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ही हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये जो इक्वेशन है नंबर 1 एंड नंबर 2, ना यू कैन जस्ट लुक डीपली ओवर हेयर कि यहाँ पे आपके पास साइन फाई की टर्म भी है, कॉस फाई की टर्म भी है। तो अगर आप यहाँ इन दोनों इक्वेशन से टेन फाई निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी टेन फाई। तो यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया, नाउ डिवाइड 2 बाय 1, तो यहाँ पे हमने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया टेन फाई का। और 10 को उधर ले जाएं, सिंपली वैल्यूज पुट करें, देन यू कैन हैव द डायरेक्शन phi. This is the direction of the common velocity of the two balls with the x-axis which are stick together after the inelastic collision. So this was all about the inelastic collision in 2 dimensions. तो सबसे की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि हमने inelastic collision के लिए एक परफेक्टली inelastic collision जो है वो डिस्कस करना है, जिसमें आफ्टर collision balls जो हैं या bodies जो हैं वो stick together and they form a single body, and that single body that will obviously move with a single velocity, and because this is a two-dimensional elastic collision, so that single body will move in a direction, in some direction with the reference axis. So this was about that. Now question number 8, explain the collision in center of the mass reference frame. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास। मैं यहाँ पर इस टॉपिक को मैं कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं कुछ की पॉइंट्स या की आपको मैं सिंपल इसको जो है वो आइडिया दूंगी ताकि आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें, तो फिर आप इसको फर्दर हाफ आप खुद मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया है, एंड दैट इज़ टेकन टू बी योर होमवर्क। तो इस टॉपिक में आपका होमवर्क भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सपोज वी आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ द मैसेज, सपोज कि कोई भी मैस है, डिफरेंट यहाँ पर मैसेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, देन सेंटर ऑफ द मैस इज़ द मैस कि जिसपे इस पूरी बॉडी का मैस जो है वो एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, दैट पॉइंट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ द मैस। जिस तरह कि आप लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो है वो भी टर्म आपने पढ़ी होगी, जिसमें होल वेट, जिस पॉइंट के ऊपर होल वेट एक्ट कर रहा होता है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, और इस तरह जिस पॉइंट के ऊपर टोटल मैस एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ द मैस। नाउ डिस्कस एप्लीकेशंस ऑब्टेनिंग वेलोसिटीज इन सेंटर ऑफ द मैस फ्रेम। बिल्कुल इसी तरह कोलिजन वाला पार्ट जो है कि फाइन इनिशियल वेलोसिटीज ये हैं, फाइनल वेलोसिटीज ये हैं, हम बिल्कुल इसी तरह के सिस्टम के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से इनकी वेलोसिटीज़ की इक्वेशन क्या बनती हैं। तो अब सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, हमने सबसे पहले सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी क्या होती है वो हमें फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी हमें कैसे पता चलेगी, वेलोसिटी में पता चलेगी तब जब हमें सेंटर ऑफ मास में पोजीशन पता होगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता होगी तो सेंटर ऑफ मास की जो हम वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोज कि हम कहते हैं लेट्स सपोज दिस इज़ अ रेफरेंस और आपके पास दिस इज़ द पॉइंट मास m1 एंड दिस इज़ द मास m2। हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं दोनों के दरमियान में है। तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशंस को डिफाइन करें, दैट पोजीशन ऑफ द m1 दैट इज़ टेकन टू बी x1 एंड पोजीशन ऑफ द m2 दैट इज़ टेकन टू बी x2। तो आपकी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी दैट विल बी टेकन एज द XCM, दिस इज़ नोन एज द XCM। और सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो टोटल मास होगा दैट विल बी नोन एज m1 प्लस m2, या हम इसको सिंपली इक्वल टू m भी कह सकते हैं। दिस विल बी द मास एट द सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो अगर हम बाय डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहें देन दिस XCM by formula and by definition that will be equal to the fraction, and in that fraction we are having the mass m1 with its position plus product of mass m2 with its position
divided by the total mass. This formula gives the position of the center of mass. अगर आप यहाँ से position of center of mass ये क्वेश्चन आपके पास एक दफ़ा आ जाती है तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गई। आप यहाँ से velocity फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो दिस एक्ससीएम विल बी कन्वर्टेड इनटू वीसीएम, x1 विल बी कन्वर्टेड इनटू v1i, x2 विल बी कन्वर्टेड इनटू दी v1 vi2। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी एंड दिस विल बी द VCM। अब यहाँ पे देखें, कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग मास m1 इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी v1i एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी पार्टिकल। मतलब कि मास m1 की वेलोसिटी है जबकि अदर पार्ट जो टारगेट पार्टिकल है दे हैविंग द मास m2 वो स्टेशनरी है। दिस मीन्स दैट कि इसकी जो वेलोसिटी vi2 है दैट इज़ टेकन टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जहाँ पे भी vi2 आ रही है आप वहाँ पे 0 पुट कर देंगे और ये आपके पास VCM आ जाएगी। इसके लिए इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने ये केस जो है ये हमने सपोज किया है कि टारगेटिंग बॉडी प्रोजेक्टाइल बॉडी m1 इसकी वेलोसिटी vi1 जबकि टारगेट बॉडी जो है वो उसकी मास m2 है और वो स्टेशनरी है तो vi2 जो है वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द VCM। The velocity of the central mass is constant before and after collision because no external forces acts on the system and given as। दोनों वही सिस्टम है, उसी सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं, पहले मूव कर रही थी फिर कोलाइड किया फिर बाद में कोलिजन के बाद ही मूव करने लग गई। तो इस केस में आपके पास सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बिकॉज सिस्टम के अंदर मैसेज और उनकी पोजीशंस जो है वो सेम है। नाउ कंसीडर द सेम कोलिजन फ्रॉम अ रेफरेंस ऑफ द फ्रेम मूविंग रिलेटिव टू द लेबोरेटरी एट द वेलोसिटी VCM। अब हम यही सेम कोलिजन जो है ये हम कंसीडर करने लगे हैं और ये हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम के साथ जो कि हमारी लेबोरेटरी के फ्रेम के साथ VCM वेलोसिटी के साथ रिलेटिवली मूव कर रहा है एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। मतलब कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारा इवेंट जो है ये आपके पास हो रहा है लैब में और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको एक और फ्रेम में बैठकर। यहाँ पर ऑब्जर्वर है सच दैट दिस होल फ्रेम इज़ मूविंग रिलेटिव टू द लेबोरेटरी फ्रेम और इस फ्रेम के मूव करने की जो वेलोसिटी है दैट इज़ VCM। तो इस वक्त इस फ्रेम को कहा जाएगा कि ये आपके पास सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम है। इवेंट यहाँ पर हो रहा है, ऑब्जर्व यहाँ से किया जा रहा है और जहाँ से किया जा रहा है दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखें वेलोसिटीज ऑफ द m1 एंड m2 इन दिस फ्रेम आर गिवन बाय द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या है? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ये है कि आपके पास हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी आर एट द रेलवे स्टेशन और द प्लेटफॉर्म और हमारे सामने जो है वो एक ट्रेन मूव कर रही है सपोज दैट इन दिस डायरेक्शन एंड ट्रेन की मूवमेंट जो है उसकी स्पीड जो है दैट इज़ u। जबकि इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा है तो जो बॉल को उछालने की स्पीड है दैट इज़ टेकन टू बी v डैश। अब ये जो आउटसाइड ऑब्जर्वर है ये जो ऑब्ज़र्व करेगा सपोज के ये जो बॉडी है जो मैन है आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ ये बॉल को आगे पीछे मूव करवा रहा है बजाय के वर्टिकली मूव करवाने के आगे पीछे मूव करवा रहा है। सपोज इट इज़ थ्रोइंग द बॉल फॉरवर्ड विद अ वेलोसिटी v डैश। तो उस केस में ये जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है ये ऑब्जर्व करेगा कि इस बॉल की जो वेलोसिटी है दैट इज़ द सम ऑफ दीज टू वेलोसिटीज क्योंकि एक तो बॉल मूव कर रही है और बॉल जिस फ्रेम में है दैट इज़ ऑल्सो मूविंग। तो जो वेलोसिटी ऑब्जर्व की जाएगी बाय दिस ऑब्जर्वर सिटिंग आउटसाइड ऑफ द ट्रेन दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। सो v इज इक्वल टू v डैश प्लस u और यहाँ से आप v डैश इज इक्वल टू v माइनस u भी जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। एक बात याद रखिएगा कि इन वेलोसिटीज़ को सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बॉडी आगे की तरफ है दूसरी वर्टिकली अपवर्ड। सो इस केस में हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हम अप्लाई तब कर सकते हैं जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं तो उस केस में प्लस या माइनस किया जा सकता है। वर्टिकली आपके पास वेलोसिटी जो होती है वो अफेक्ट नहीं होती। अगर सपोज के ट्रेन आगे की तरफ जा रही है और इंसान जो भी अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है वो बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है तो जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा होगा वो उस बॉल की स्पीड सेम स्पीड ऑब्जर्व करेगा। उसमें ट्रेन की स्पीड जो है वो फिर हम उसको एंटर नहीं करेंगे। दिस इज़ नोन एज द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ।
where v is the velocity measured in the laboratory frame. This is the laboratory frame. V dash is the velocity measured in the reference frame that is moving with respect to the laboratory, and u is the velocity of the moving frame relative to the laboratory frame. अब इस केस में ये जो पार्ट है, दिस इज द laboratory frame, और जो इवेंट हो रहा है दैट इज इन द मूविंग फ्रेम, एंड दिस मूविंग फ्रेम इज द रेफरेंस सेंटर ऑफ द मास फ्रेम. तो यहाँ पर u जो है दिस इज द स्पीड ऑफ द मूविंग, दिस मीन्स दैट u इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द मास. तो u को आप फिर बाद में vcm से भी रिप्लेस कर सकते हैं. और vcm की वैल्यू जो है वो अभी हमने यहाँ पर निकाली है कि जहाँ जहाँ पर भी vcm आएगा आप उसकी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू जो है वो एंटर कर सकेंगे. तो आप यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लें, v डैश को v1i के हिसाब से जो है वो आप मॉडिफाई कर लें. इसी तरह v डैश को आप vi2 डैश के हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं. तो आप सिंपल वैल्यूज़ डालते जाएं, आपके पास आ जाएगा. नाउ योर टास्क इज़ टू एक्सप्लेन दिस केस फ्रॉम हेयर टू ऑनवर्ड्स. आप यहाँ से मुझे बताएंगे. हर बंदा जो है वो मुझे 2 मिनट की वीडियो जो है वो सेंड करेगा ये समझाते हुए कि हमने ये इक्वेशंस जो हैं ये कैसे ड्राइव की, और फिर हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन जो है आपके पास ये कैसे आई. सो दिस इज़ योर होमवर्क.